सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 3 शब्द विचार। शब्द विचार इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार यह व्याकरण का पहला भाग है और शब्द विचार दूसरा भाग है। व्याकरण को सीखने के लिए हमें वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर वाक्य विचार समझने पड़ते हैं। तो हमने वर्ण विचार समझ लिया, आज हम शब्द विचार समझेंगे। शब्द, पहले हम शब्द समझेंगे। शब्द होता क्या है? आपने इसके पहले वर्ण पढ़ा था। वर्ण वो होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और शब्द वर्णों के योग से, जो वर्णों के योग से बनते हैं उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोर। मोर में देखिए वर्ण है म प्लस ओ प्लस र प्लस अ। ये क्या है? वर्ण है। इन वर्णों के योग से हमारा मोर शब्द बना, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे अदरक, पानी, अनुपम आदि। यानी शब्द वो होते हैं जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं। ये नहीं कि हमने कोई भी वर्ण मिला दिया और कुछ भी शब्द बना दिया उसको हमने शब्द कह दिया, वैसा नहीं। जो सार्थक अर्थ दे, यानी वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। और जब वर्ण एक रहेगा तो वो शब्द नहीं बना सकता, इसलिए दो या दो से अधिक वर्णों के योग को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया आपको मोर। मोर यहाँ 4 वर्णों के योग से बना है। म प्लस ओ यानी मोर, ये आपका 2 वर्ण हुआ। र प्लस अ यानी र, ये 2 वर्ण हुआ। इन चारों वर्णों को मिलाकर हमारा क्या वर्ण शब्द बना? मोर। फिर देखिए कमल। इसमें भी देख क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो कितने वर्ण हुए हमारे? 2 2 और 2 यानी 6 वर्ण। तो 6 वर्ण, ये 6 वर्ण मिलकर क्या हमारा बनाते हैं? कमल। केवल हम इसको रखेंगे क म और ल, तो ये हमारे वर्ण पूरे नहीं रहते हैं, ये अधूरे रहेंगे, हमारा शब्द नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर हम व्यंजनों को हलंत के साथ लिखते हैं तो इसको बोलना कठिन होता है। इसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो हम इसको शुद्ध रूप से या सही से हम बोल नहीं सकते हैं। तो स्वर मिलाकर यह क्या हो जाएंगे? 6 वर्ण। तो इन वर्णों के योग से हमारा बना कमल। तो यहाँ कह रहा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द की विशेषता क्या होती है। इतना तो आप लोगों ने समझा कि शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द की विशेषता, शब्द का अर्थ होता है, यानी अभी आपको बताया शब्दों का एक अर्थ होता है, यानी वर्णों के सार्थक मेल के, यानी सार्थक यानी किसी का अर्थ निकले, बिना अर्थ वाला नहीं, अर्थ निकले, यानी वर्णों शब्दों का अर्थ होता है। यह वर्णों के योग से बनता है। आपको यहाँ बताया हमने कि शब्द बनाने के लिए हम वर्णों का योग करते हैं। वर्णों का योग होता है तब जाके मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। फिर आता है शब्द वाक्य का रूप धारण करके विचारों को प्रकट करता है। जो शब्द है वह वाक्य का रूप धारण करता है, फिर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कई शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करता है और जब वाक्य बनते हैं तब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो यानी शब्द वाक्य का रूप धारण करके विचारों को प्रकट करता है। फिर थर्ड देखिए, वाक्य में शब्द जब व्याकरण के नियमानुसार निश्चित स्थान लेकर अर्थ प्रकट करता है तो वह पद कहलाता है। जब हम शब्दों को व्याकरण के नियमानुसार एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको हम पद कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे सीधा तो इसको हम शब्द कहेंगे, लेकिन जब यह एक व्याकरण के नियमानुसार एक वाक्य का रूप धारण कर लेगा, जैसे राम जाता है, तो इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे पद कहलाएंगे। अब देखिए शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर,
रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पे। पहले उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द आते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर शब्द। तो अब हम समझते हैं ये तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वे होते हैं, इसमें लिखा हुआ है तत् प्लस सम, यानी उसके समान। उसके समान किसके समान? यानी संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के जो मूल रूप वाले शब्द होते हैं, जो संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द हिंदी में लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द, यानी उसके समान, यानी संस्कृत का मूल रूप जब हिंदी में प्रयोग होता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, वायु, घृत, अगर इसको हम प्रयोग करते हैं हिंदी में तो यह सब क्या है? संस्कृत रूप है। तो इसको जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो इसको हम कहते हैं तत्सम शब्द, यानी उसके समान शब्द। फिर तद्भव, यानी उससे लिया गया, तद प्लस भव, उससे लिया गया, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसको हम कहते हैं तद्भव। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज शब्द हमारा किससे बना है? सूर्य से। सूर्य से बिगड़ते बिगड़ते हमारा क्या बन गया है? सूरज। वायु से बिगड़ते बिगड़ते हमारा हो गया है हवा। और फिर घृत, घृत मीन्स होता है घी। घृत क्या है? संस्कृत रूप है और इसका बिगड़ते बिगड़ते जो रूप हिंदी में प्रयोग हुआ है वो हुआ है घी। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिगड़ते हुए फिर हिंदी में प्रयोग हुए हैं उसको हम कहते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द, तीसरा आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो ना संस्कृत में आते हैं और ना हिंदी में आते हैं। वह अपने ही देश में आवश्यकता अनुसार लोगों ने कुछ शब्द बना लिए हैं जो प्रयोग में आते हैं, उसको हम कहते हैं देशज शब्द। देश ज, यानी देश से निकला हुआ, जन्म लिया हुआ, जैसे गाड़ी, थैला, पगड़ी इत्यादि। अब आते हैं हम चौथा विदेशज शब्द पे। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने देश के शब्द नहीं होते हैं, विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, यानी विदेश प्लस ज, विदेश से जन्म लिया हुआ, यानी जो अपने देश का ना हो दूसरे देश से लिए गए शब्द उसको कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे ट्रेन, मशीन, तारीख। इसमें देखिए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तीनों शब्दों का, तीनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारे विदेशज शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं। तो यहाँ देखिए डाक खाना, संकर यानी मिला जुला, मिश्रित रूप। तो यहाँ देखिए दो, डाक खाना, यहाँ दो शब्दों का योग है, डाक और इसको हम अलग करेंगे तो खाना। अगर इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा डाक खाना। तो डाक हमारा लिया गया है हिंदी से और खाना लिया गया है हमारा फारसी शब्द से। तो यह दो शब्दों के योग से बनता है, इसलिए इसको हम कहेंगे संकर शब्द। वैसे ही हमारा आता है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में रेल क्या है हमारा अंग्रेजी शब्द और गाड़ी क्या है हमारा हिंदी शब्द। तो ये दो शब्द मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं? रेलगाड़ी। तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा संकर शब्द है। अब जैसे हम कहते हैं डबल रोटी, डबल रोटी, इसका भी अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है डबल और फिर रोटी। तो डबल क्या है हमारा? अंग्रेजी का शब्द है और रोटी क्या है हमारा? हिंदी का शब्द है। तो ये दो भाषाओं का शब्द मिलकर हमारा क्या शब्द बनाता है? डबल रोटी। तो इसको हम कहेंगे संकर शब्द। अभी तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे आप सबने देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पे आपके 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पे। रचना के आधार पे 3 भेद बताए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको अगर हम तोड़ दें, यानी जिनके हम टुकड़े कर दें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कमल, कमल यहाँ आपका शब्द दिया हुआ है और जल शब्द दिया, अगर हम इसके टुकड़े कर देते हैं, अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो कमल,
कम प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर क म ल, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। जल ज और ल, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी वे शब्द जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ ना निकले उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आता है दूसरा, हमारा दूसरा भेद है रचना के आधार पे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों ही शब्दों का निश्चित ही एक अर्थ होता है, उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे यहाँ देखिए पाठशाला और पुस्तकालय, दो शब्द लिखे हुए हैं। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, यहाँ देखिए इसके टुकड़े करने पे दो शब्द बनते हैं, पाठ और शाला। पाठ मीन्स जो हम सही पाठ पढ़ते वो, और शाला मीन्स घर। तो यह पाठशाला पढ़ने वाला घर, इसका अर्थ होगा पढ़ने वाला घर। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यहाँ भी देखिए इसका पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक किताब, आलय मीन्स घर, तो पुस्तकों का घर। तो यहाँ दोनों शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं। जहाँ भी शब्दों के टुकड़े करने पे उनके अलग अलग शब्दों के अर्थ निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द। फिर आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन इनका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो उसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी इसके अगर हम टुकड़े करते हैं इन शब्दों के तो इन टुकड़ों के अर्थ निकलने के साथ ही अलग अलग इसका एक विशेष तीसरा अर्थ भी निकलता है, तो उसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी वे शब्द जिनके टुकड़े करने पे उनके टुकड़ों के अर्थ के साथ उसका तीसरा एक विशेष अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ देखिए दशानन, दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, यानी आनंद में सर, 10 है सर जिसके, यानी 10 सर किसका है, तीसरा अर्थ क्या निकला, रावण। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द। अब ऐसे ही यहाँ है हमारा शब्द पंकज, पंक प्लस ज, पंक मीन्स कीचड़, ज मीन्स जन्म लिया हुआ। तो जो कीचड़ से पैदा होने वाले, पंकज का अर्थ क्या हो जाएगा, पंक कीचड़ से पैदा होने वाले। कीचड़ से बहुत कुछ पैदा होता है, मछली भी पैदा होती है, शंख भी पैदा होता है, दुर्गंध भी पैदा होती है, ये सब क्या होता है कीचड़ से ही पैदा होता है। तो ये इसका तीसरा अर्थ निकल जाए, मछली शंख कीचड़ हम कुछ भी कह सकते हैं, यानी इसका अर्थ होता है कीचड़ से पैदा होने वाला। तो इसका यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये भी यहाँ क्या होगा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। यानी वे शब्द जो टुकड़े करने पे भी उसका अलग अलग अर्थ भी निकले और उसका एक विशेष तीसरा अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब हमारा तीसरा प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है, पहले विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तित होते हैं उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। ये यानी जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के कारण कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम लेते हैं एक शब्द लड़का दौड़ रहा है, अब इसको हम ये वचन में हमने एक शब्द लिया वचन के रूप में लड़का दौड़ रहा है, और फिर हम इसको बहुवचन लेते हैं तो लड़के दौड़ रहे हैं, तो इसमें बदलाव आ गया, पहले में लड़का था दूसरे में लड़के हो गया हमारा शब्द वचन में, और दौड़ रहे हैं पहले दौड़ रहा है फिर दौड़ रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन आ गया वचन के कारण। तो जिसमें भी लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन होता है वो शब्द हमारे क्या कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। यानी विकारी शब्द इन चार भेदों के आधार पर होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। फिर आता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसको हम अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। लिंग वचन काल कारक के काल और कारक कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भी चार भेद बताए गए हैं, देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी ये शब्द क्या है,
ये शब्द अव्यय शब्द हैं, तो इनके कारण इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जहाँ परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, और जहाँ वाक्यों में इनके कारण कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी जहाँ विकार आ जाए वहाँ विकारी शब्द, और जहाँ विकार ना आए यानी अविकारी शब्द। फिर आता है हमारा चौथा अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे दो भागों में बांटा गया, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ यूज किए जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो केवल उसको अच्छा लगने के लिए उसके साथ बोल दिया जाता है। सार्थक शब्द जैसे चाय, ठंडा, बिजली इत्यादि। निरर्थक शब्द, अब ठंडा के साथ अगर हम ठंडा बोलते हैं तो उसके साथ हम शब्द लगाते हैं अच्छा लगने के लिए, ठंडा वंडा, तो वंडा का कोई अर्थ तो नहीं होता है, यह क्या हो जाता है तब निरर्थक। चाय वाय, तो चाय के साथ हम वाय बोलते हैं लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता, तो चाय हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा, वाय हमारा निरर्थक शब्द हो जाएगा। वैसे ही हमने बिजली शब्द लिया है, बिजली बिजली कहा जाता है लेकिन बिजली का अर्थ निकलता है तो यह सार्थक शब्द हुआ, लेकिन बिजली का कोई अर्थ नहीं निकला तो यह निरर्थक शब्द हुआ। तो अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। तो वे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाती है, सार्थक शब्द। और वे शब्द जो जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो सार्थक शब्दों के साथ ऐसे ही बोल दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं निरर्थक शब्द। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसकी जो भी एक्सरसाइज है आप खुद से कर लीजिएगा। धन्यवाद।